अगर आप स्वयं अपने सपनों का निर्माण नहीं करोगे, तो कोई दूसरा आपका उपयोग अपने सपनों का निर्माण करने में करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। धीरज लाल हीराचंद अंबानी 28 दिसंबर 1932 से 6 जुलाई 2002, जिन्हें धीरूभाई अंबानी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय बिजनेस टाइकून थे, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। अंबानी ने 1977 में रिलायंस को सार्वजनिक किया और 2002 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी कंपनी की कीमत 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 2016 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो व्यापार और उद्योग में उनके योगदान के लिए भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। धीरूभाई अंबानी मोदबनिया समुदाय और जमुनाबेन अंबानी से संबंधित एक गांव के स्कूल शिक्षक हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी के बेटों में से एक थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ मालिया तालुका में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई बहादुर खानजी स्कूल से की। उन्होंने 1958 में अदन छोड़ दिया और कपड़ा बाजार में भारत में स्वयं के व्यवसाय में हाथ आजमाने लगे। अंबानी भारत लौट आए और उनके दूसरे चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ साझेदारी में माजिन की शुरुआत की, जो उनके साथ यमन में रहते थे। माजिन को पॉलिस्टर यार्न का आयात करना था और यमन को मसालों का निर्यात करना था। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का पहला कार्यालय मस्जिद बंदर में नसरीनाथ स्ट्रीट पर स्थापित किया गया था। यह एक टेलीफोन, एक मेज और 3 कुर्सियों के साथ 350 वर्ग फुट का कमरा था। प्रारंभ में उनके व्यवसाय में मदद करने के लिए उनके पास 2 सहायक थे। इस अवधि के दौरान अंबानी और उनका परिवार मुंबई के भुवनेश्वर में जय हिंद एस्टेट में 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहे। 1965 में चंपकलाल दमानी और धीरूभाई अंबानी ने अपनी साझेदारी समाप्त कर दी और अंबानी ने अपने दम पर शुरुआत की। ऐसा माना जाता है कि दोनों के स्वभाव अलग अलग थे और व्यापार कैसे करना है इसके बारे में भी अलग अलग थे। जबकि दमानी एक सतर्क व्यापारी थे और सूद की सूची बनाने में विश्वास नहीं करते थे, अंबानी एक ज्ञात जोखिम लेने वाले थे और लाभ बढ़ाने के लिए सूची बनाने में विश्वास करते थे। 1967 में उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का गठन किया, जो बाद में 8 मई 1973 को रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गया। उन्होंने इस दौरान ब्रांड विमल लॉन्च किया, जो साड़ी, शॉल, सूट और ड्रेस के लिए पॉलिस्टर सामग्री बेचता था। भारत के अंदरूनी हिस्सों में ब्रांड के व्यापक विपणन ने इसे एक घरेलू नाम बना दिया। फ्रेंचाइजी रिटेल आउटलेट शुरू किए गए और उन्होंने ओनली विमल ब्रांड के वस्त्र बेचे। वर्ष 1965 में विश्व बैंक की एक तकनीकी टीम ने रिलायंस टेक्सटाइल निर्माण का दौरा किया। 1988 में रिलायंस इंडस्ट्रीज आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के संबंध में एक राइट्स इशू के खिलाफ आई। यह अफवाह थी कि कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है कि उनके स्टॉक की कीमतें 1 इंच भी न गिरे। एक अवसर को भांपते हुए कलकत्ता के स्टॉक ब्रोकरों के एक समूह द बियर कार्टेल ने रिलायंस के शेयरों को कम बेचना शुरू कर दिया। इसका मुकाबला करने के लिए स्टॉक ब्रोकरों के एक समूह ने हाल ही में रिलायंस के मित्र के रूप में संदर्भित किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के कम बिकने वाले शेयरों को खरीदना शुरू कर दिया। बेयर कार्टेल इस विश्वास पर काम कर रहा था कि लेनदेन को पूरा करने के लिए बुल्स के पास नकदी की कमी होगी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में संचालित बदला ट्रेडिंग सिस्टम के तहत निपटान के लिए तैयार होगा और निपटान के दिन 152 रुपये प्रति शेयर की कीमत बनाए रखी गई। निपटान के दिन जब बुल्स ने शेयरों की भौतिक डिलीवरी की मांग की तो भालू कार्टेल को झटका लगा। लेन देन को पूरा करने के लिए धीरूभाई अंबानी द्वारा रिलायंस के शेयर खरीदने वाले स्टॉक ब्रोकरों को बहुत पैसा प्रदान किया गया। निपटान न होने की स्थिति में बुल्स ने 35 रुपये प्रति शेयर की एक अनबदला या जुर्माने की राशि की मांग की। इससे मांग बढ़ी और रिलायंस के शेयरों मिनटों में 180 रुपये के ऊपर चढ़ गए। निपटान के कारण बाजार में भारी हंगामा हुआ। इस स्थिति का समाधान खोजने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 3 व्यावसायिक दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों ने मामले में हस्तक्षेप किया और उन बदला दल को
घटाकर 2 रुपये कर दिया गया, इस शर्त के साथ ही कि बियर कार्टेल को अगले कुछ दिनों के भीतर शेयरों की डिलीवरी करनी थी। बियर कार्टेल ने रिलायंस के शेयर बाजार से ऊंचे मूल्य के स्तर पर खरीदे और यह भी पता चला कि धीरूभाई अंबानी ने खुद उन शेयरों की आपूर्ति बियर कार्टेल को की और द बियर कार्टेल के साहसिक कार्य से एक स्वस्थ लाभ अर्जित किया। इस घटना के बाद उनके विरोधियों और प्रेस ने कई सवाल उठाए। बहुत से लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि कुछ साल पहले तक एक सूद व्यापारी संकट की अवधि के दौरान इतनी बड़ी मात्रा में नकदी प्रवाह कैसे प्राप्त कर पाता था। इसका जवाब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद में दिया था। उन्होंने सदन को सूचित करते हुए कहा कि एक अनिवासी भारतीय ने 1982 से 83 के दौरान रिलायंस में 200 रुपये मिलियन तक का निवेश किया। ये निवेश क्रोकोडाइल, लोटा, फियास्को जैसी कई कंपनियों के माध्यम से किया गया था। ये कंपनियां मुख्य रूप से ऑयल ऑफ मैन में पंजीकृत थी। इन कंपनियों के सभी प्रमोटरों या मालिकों का एक ही उपनाम शाह था। इस घटना में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई जांच में रिलायंस या उसके प्रमोटरों द्वारा किए गए किसी भी अनैतिक या अवैध कार्य या लेन देन का पता नहीं चला। अंबानी को 24 जून 2002 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एक बड़ा आघात लगने के बाद भर्ती कराया गया था। यह उनका दूसरा स्ट्रोक था। पहला फरवरी 1986 में हुआ था और उनके दाहिने हाथ को लकवा मार गया था। वह एक सप्ताह से अधिक समय से कोमा में थे और कई डॉक्टरों से परामर्श किया भी गया था। देश ने इस बात का प्रतिष्ठित प्रमाण खो दिया कि एक उद्यम की भावना से प्रेरित और दृढ़ संकल्प से प्रेरित एक साधारण भारतीय अपने जीवन काल में क्या हासिल कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा धीरूभाई अंबानी के लिए कहे गए शब्द। 3 दशक पहले भारतीय उद्योग जगत के क्षितिज पर उदय हुआ। यह नया सितारा अपने तप और लगन के बल पर बड़े सपने देखने और उसे हकीकत में बदलने की अपनी क्षमता के दम पर अंत तक शीर्ष पर बना रहा। मैं महाराष्ट्र के लोगों के साथ अंबानी की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। 1986 में अपने पहले स्टॉक के बाद अंबानी ने रिलायंस का नियंत्रण अपने बेटों मुकेश और अनिल को सौंप दिया। नवंबर 2004 में मुकेश ने एक हस्ताक्षर में अनिल के साथ स्वामित्व के मुद्दों पर मतभेद होने की बात स्वीकार की। उन्होंने यह भी कहा कि मतभेद निजी क्षेत्र में है। धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद समूह मुकेश की अध्यक्षता में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में और अनिल की अध्यक्षता में रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह में विभाजित हो गया। तो अंत में मुकेश अंबानी को सीईओ के रूप में चुना गया और अनिल अंबानी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें।